हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पोर कॉमर्स क्लासेस। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ जो कि लद्दाख पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में आ चुके हैं। ठीक है, ये अकाउंटिंग के एमसीक्यूज़ हैं। आपको पता है रिसेंटली लद्दाख में हुआ था एग्ज़ाम पीए का। ठीक है, तो वहाँ पे जो अकाउंटिंग के रिलेटेड अकाउंटिंग पोर्शन में जो एमसीक्यूज़ आए थे, ये सारे एमसीक्यूज़ वही हैं। तो ये हम आज के आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको लिटिल बिट हिंट भी मिल जाएगी कि पेपर किस टाइप का आता है। ठीक है, और प्लस आपकी नॉलेज भी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज़, तो ये ऑब्जेक्टिव समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, मान लो ये आपका बैंक होता है एंड ये आपका बिजनेसमैन है। ठीक है, थोड़ी सी आंखें बड़े बना देते हैं। ओके, तो ये बिजनेसमैन है। ओके, ये आपका बैंक है। आपको पता है बिजनेस हर एक चीज़ की रिकॉर्डिंग करता है। ठीक है, इसका मतलब अगर ये बिजनेसमैन इस बैंक के साथ डील कर रहा है तो इसने इसका भी रिकॉर्ड रखा होगा। इसने बैंक अकाउंट खोला होगा तो लिखा होगा उसमें कि बैंक के साथ कितना पैसा मेरे अकाउंट में डाला, क्या क्या ट्रांजेक्शन मैंने बैंक के थ्रू करवा दी। राइट, तो ये सारी चीज़ इसने रिकॉर्ड की होगी। सेम बैंक भी करता है क्योंकि बैंक इज़ ऑल्सो बिजनेस, तो ये भी तो रिकॉर्डिंग करेगा ना। तो इसने भी मान लो इस मिस्टर ए का, मान लो इस बंदे का नाम हम ए रखेंगे। ठीक है, तो मिस्टर ए का अकाउंट ओपन किया है तो जितनी भी ट्रांजैक्शन इस बैंक इसके साथ कर रहा है या कौन सी पेमेंट हो चुकी है कि कितना है इसने भी रिकॉर्ड रखा है। ठीक है, तो दोनों ने रिकॉर्ड रखा है अपने अपने तरीके से। राइट, तो एट द एंड ऑफ द मंथ जब हमारा होता है तो ये जो बैंक वाले होते हैं ये क्या करते हैं, ये एक स्टेटमेंट देते हैं किसको, इसी मिस्टर ए को यानी बिजनेसमैन को, और बोलते हैं कि देखिए जी आपके पास जो हमारी मतलब हम आपका जो अकाउंट है हमारे पास उसमें जो बैलेंस बची है वो 1000 रुपीज़ है, मान लेते हैं। ठीक है, अब जो ये बैंक वाला ये बिजनेसमैन क्या करता है, ये चेक करता है अपना बैंक अकाउंट, क्योंकि इसने भी रिकॉर्डिंग रखी है तो ये बैंक अकाउंट चेक करता है। ये देखता है चलो जी इन्होंने जो बैलेंस बोली है 1000 रुपीज़ है अकाउंट में मेरे, क्या सच में यही है, मैं भी चेक करूँगा। तो अगर हम देखेंगे एज पर रिकॉर्ड्स दोनों की बैलेंस मैच होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये भी रिकॉर्ड रख रहा है उन्हीं ट्रांजैक्शंस का, लेकिन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी उन्हीं ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखा है लेकिन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जैसे मैं एक बिजनेसमैन हूँ, अगर मैं कोई चीज़ दूसरे बिजनेसमैन से परचेज करती हूँ। ठीक है, मान लो मिस्टर बी से मैंने परचेज किया है। ठीक, मैं तो रिकॉर्ड करूँगी ही उस चीज़ को कि मेरे लिए परचेज हुआ, लेकिन उसके लिए तो सेल थी ना, वो भी तो रिकॉर्ड करेगा ना उस चीज़ को कि मेरे बिजनेस में सेल हो गई इतनी की। राइट, सेम यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आया, इसने बोला 1000 रुपीज़ है आपके अकाउंट में, तो बैंक वाला ये जो बिजनेसमैन है ये भी चेक करता है तो अपना बैंक अकाउंट देखता है तो मैच नहीं हो रहा है, वहाँ पे 1000 नहीं शो कर रहा है, वहाँ पे या तो कम या तो ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। राइट, तो अब क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है, यानी जो बैंक वालों ने स्टेटमेंट आपको दिया और आपका जो बैंक अकाउंट है ये आपस में मैच नहीं होते। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं, बैंक रिकन्सिलेशन। देखो यहाँ पे लिखा भी है रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, यानी एक स्टेटमेंट बनाया जाएगा, रिकन्साइल किया जाएगा बैंक अकाउंट को एंड बैंक स्टेटमेंट को, ये चेक करने के लिए कि हमारी जो बैलेंसेस है ये मैच क्यों नहीं हो रहे, कहाँ पे गलतियाँ हुई है। उन गलतियों के लिए हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ताकि हमारे जो बैंक अकाउंट्स है और बैंक स्टेटमेंट ये आपस में मैच हो जाए। ठीक है, तो इट इज़ सिंपली अ स्टेटमेंट, एक होता है, एक सेपरेट स्टेटमेंट बनाया जाता है। ठीक है, ये कोई लेजर नहीं होता, ये कोई जर्नल नहीं है, सिंपली एक स्टेटमेंट होता है। आप लोगों ने गलती की है, आप अब इस गलती को ठीक करना चाहते हो तो आप लोगों ने एक स्टेटमेंट बना दिया चेक करने के लिए क्या हम लोगों की गलती कहाँ पे हुई है क्या। ठीक है, तो उस चीज़ को देखने के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, दैट्स कॉल्ड द बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो इन्होंने बोला है कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है, क्या ये आपका लेजर होता है? नहीं, मैंने आपको अभी बोला लेजर तो बिल्कुल भी नहीं होता, कैश बुक भी नहीं होता। ठीक है, इसका भी हिस्सा नहीं है, जर्नल तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको बोल दिया इट इज़ अ सेपरेट स्टेटमेंट, एक सेपरेट स्टेटमेंट बनाया जाता, तो आपका ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, वैसे भी जब हम लेजर की बात करते हैं अकाउंट्स की, अकाउंट में हमेशा आप देखोगे डेबिट क्रेडिट साइड होता है इस तरीके से, या आपका डेबिट या आपका क्रेडिट, लेकिन जब हम स्टेटमेंट की बात करते हैं ना, स्टेटमेंट सिंपली ऐसे बनता है, इस तरीके से, यहाँ से ऐसे बनता है, दिस इज स्टेटमेंट। इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता यूजुअली। ओके, तो ये लेजर अकाउंट बिल्कुल भी नहीं है। कैश बुक का तो ये पार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, कैश बुक का हिस्सा नहीं है ये। ठीक है, अगर आप कैश बुक का हिस्सा देखना चाहते हो, जिन बच्चों ने अकाउंटिंग पढ़ी होगी, कैश बुक में क्या क्या आते हैं हमने पढ़ा था, कैश बुक इज योर जर्नल एंड लेजर दोनों होते हैं, इसमें 3 मतलब डिस्काउंट एंड बैंक भी बनता है। राइट, लेकिन आपने कहीं पे नहीं देखा होगा कि बैंक स्टेटमेंट बनता है, नो, तो ये नहीं है। जर्नल तो बिल्कुल भी नहीं है। सब्सिडरी ऑफ जर्नल, अगर हम जर्नल को देखेंगे, हमने इसको फर्दर डिवाइड किया है, यानी कुछ पार्ट्स जो जर्नल में होते थे उनको अलग निकाला है, उन्हीं को सब्सिडरी का नाम दिया गया, जैसे परचेजेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट। ठीक है, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, इनके हम अलग अलग से अकाउंट, तो उनको हम नाम देते हैं क्या, सब्सिडरी ऑफ जर्नल। तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज अ सेपरेट स्टेटमेंट। ओके, तो मैंने आपको लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन तीनों चारों चीज़ों के बारे में बता दी। होप सो ये क्लियर हुआ होगा आपको कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या है।
ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिकॉर्ड्स। देखो क्रेडिट साइड की बात कर रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर रहा है, ठीक है। देखो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, उससे पहले हमारे पास बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ से डेबिट, यहाँ से क्रेडिट, यहाँ से सारी एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, यहाँ से सारे इनकम्स, ओके। इसी तरीके से फिर उसके बाद यानी इसको बनाने के बाद आपका बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर्मेट दोनों का सेम है, इस तरीके से डेबिट क्रेडिट, ओके। तो यहाँ से आपका सारी एक्सपेंसेस, यहाँ से सारे इनकम्स लिखी जाती है, ओके। लेकिन क्वेश्चन में हमें बोला गया कि क्रेडिट साइड, जो इसका क्रेडिट साइड है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड है, ये किसको रिकॉर्ड करता है? मैंने कहा ये इनकम को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। यहाँ से भी इनकम ही रिकॉर्ड होती है, ट्रेडिंग अकाउंट में भी क्रेडिट साइड से इनकम रिकॉर्ड, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट इनकम याद रखना एंड यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम होती है, ठीक है। फिर से बता देती हूँ, आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें जब हम क्रेडिट साइड की बात करते हैं वहाँ पे डायरेक्ट इनकम्स लिखी जाती हैं। आपका जो P&L अकाउंट है, जब हम उसकी क्रेडिट साइड की बात की जाती है वहाँ पे भी इनकम ही, लेकिन इनडायरेक्ट इनकम लिखी जाती है वहाँ पे। अब ये डायरेक्ट इनकम आप ऐसे याद रखिए, विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन या विच आर नॉर्मल इन बिजनेस, जो बिजनेस में आती रहती है, जैसे सेल वगैरह, इट इज़ योर नॉर्मल, ठीक है, तो ये आती रहेगी, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट कमाना या कभी प्रॉफिट कमाना, ठीक है, कभी कमीशन कमाना, ब्रोकरेज कमाना, ये नॉर्मल नहीं, ये तो आप कभी कभी कमाते हो बिजनेस में, तो उनको हम इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। इसी तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट, जिन बच्चों ने कॉस्टिंग की अकाउंट ये मतलब क्लासेस अटेंड की होगी उनको पता होगा डायरेक्ट इनकम्स एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ठीक है, जो प्रोडक्शन पे डायरेक्टली होते हैं ना एक्सपेंसेस, उनको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ, अगर आपको पेन बनाना है, इसके लिए आपको लेबर लगेगा, तो लेबर जो ये पेन बना रहा है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली काम कर रहा है पेन पे, राइट, तो इस लेबर को मैं जो वेजेस दूंगी ना वो मेरी डायरेक्ट होगी, क्योंकि इसने डायरेक्टली काम किया ना इस पर, ओके, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अब हम देखते हैं अपना ऑब्जेक्टिव। क्रेडिट साइड ऑफ P&L को देखो, डायरेक्ट ये तो इसमें आते ही नहीं, ना तो इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, ना तो डायरेक्ट इनकम्स, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला ये ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, ओके। ये डेबिट साइड से आता है, ये क्रेडिट साइड, तो ये दोनों तो नहीं आएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, हाँ, ये तो आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। आपका जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये आता है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन किस साइड से आता है, ठीक है, ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है किस साइड से, डेबिट साइड से आता है, बट इसने बोला है क्रेडिट साइड का मुझे बोलिए, तो क्रेडिट साइड में आपकी इनडायरेक्ट इनकम्स आती हैं, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन इसका आएगा दैट इज डी, ठीक है। क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिकॉर्ड इज इनडायरेक्ट इनकम। अगर आपको इनमें कन्फ्यूजन होगा नहीं डायरेक्ट एक्सपेंस, तो आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं इन पर एक वीडियो बना के आऊँगी, ठीक है, तो उसमें मैं आपको डिटेल बता दूँगी कि डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम्स क्या होते हैं, ठीक है। और साथ में एक और इन्फॉर्मेशन देती हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है आपका, वहाँ से जो आपको बैलेंस निकलती है यानी उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो आपको जो प्रॉफिट देता है उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट, ओके। ट्रेडिंग अकाउंट को जब आप लास्ट में देखते हो ना, तो वहाँ से जो बैलेंसिंग फिगर निकलती है उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस में जो आता है उसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। एंड एक और थिंग, प्रॉफिट एंड लॉस जब स्टार्ट होता है ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट से ही स्टार्ट होता है, ये याद रखिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट से ही वो स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है हमेशा प्रॉफिट आएगा, लॉस भी हो सकता है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, इसी तरीके से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ओके। होप सो ये समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं अब। उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्टिव नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइटम ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कौन सी चीज़ें नहीं आती, ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं आता, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल बोला है मैंने, डेटर का दूसरा नाम है ये, ओके। अकाउंट पेएबल क्रेडिटर्स का दूसरा नाम। सेल रेवेन्यू मीन्स सेल्स, ठीक है। एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज मीन्स इन्वेस्टमेंट, जो आपने इन्वेस्टमेंट की होती है मार्केट में उनको हम बोलते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। नाउ अब अगर देखना होगा आपको कि इन चारों में से बैलेंस शीट में कौन नहीं आएगा, तो आपको मेरा पिछला वाला लेक्चर याद करना होगा कि आपको पता करना होगा कि अकाउंट रिसीवेबल कौन सा अकाउंट है, यानी डेटर्स कौन से अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है, और मैंने आपको बोला था पर्सनल अकाउंट बैलेंस शीट में आता है, तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा, राइट। उसके बाद अकाउंट पेएबल मानी क्रेडिटर्स आपके इंडिविजुअल ही होते हैं, राइट, तो मीन्स ये भी पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट तो बैलेंस शीट में आता है, राइट।
मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, मैंने आपको बोला ये इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट आपके लिए एसेट होती है और हमें पता है एसेट इज़ अ रियल अकाउंट और रियल अकाउंट भी तो बैलेंस शीट में आते हैं, ये भी नहीं आएगा। तो बचा कौन? सेल्स रेवेन्यू, और सेल्स रेवेन्यू इज़ योर नॉमिनल अकाउंट। तो ये तो मैंने ये चीज़ आपको समझाई थी, नॉमिनल अकाउंट बैलेंस शीट में नहीं आते, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ सी, ये नहीं आता इसमें। अगर आपको मेरा वीडियो याद होगा, मैंने आपको बोला था पर्सनल और रियल अकाउंट जो हमारे होते हैं ये आते हैं बैलेंस शीट में, और जो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है ये ट्रेडिंग P&L में आते हैं, ठीक है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी। थोड़ा सा आगे चलते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़, पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है। लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने इसके बारे में, मैंने बोला था ये NPO बनाता है, ठीक है। जैसे एक प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस जो होता है वो बनाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसी तरीके से NPO बनाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अब अभी मैं समझा रही थी आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खाली नॉमिनल अकाउंट्स आते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन में अभी समझाया था ना, नॉमिनल अकाउंट्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खुद कौन सा अकाउंट है? इट्स ऑल्सो अ नॉमिनल अकाउंट। इसी तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो अ नॉमिनल अकाउंट, ये खुद नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें नॉमिनल एंट्रीज ही आती है, तो खुद भी ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज योर नॉमिनल अकाउंट, इसका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। थोड़ा सा आगे चलेंगे। हाँ जी, तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन अच्छा सा है आपका, ठीक है। इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ कैपिटल नेचर? कैपिटल नेचर, इनमें से कैपिटल नेचर का कौन सा है? जब मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर दिए थे तो मैंने आपको समझाए थे दो टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, रेवेन्यू नेचर के एंड कैपिटल नेचर के, और ये भी समझाया था रेवेन्यू नेचर के कैपिटल एक्सपेंसेस हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं एंड कैपिटल नेचर के हम ये बैलेंस शीट में दिखाते हैं, ठीक है। कैपिटलाइज्ड उनको कहा जाता है, कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर, यानी कैपिटलाइज करो इनको। कैपिटलाइज का मतलब होता है बैलेंस शीट में दिखाना, ठीक है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन होते हैं? मैंने कहा था ये नॉर्मल एक्सपेंसेस जो बिजनेस में होते रहते हैं, या वो खर्चे जिनका बेनिफिट एक साल में ही आपको मिलता है, उनको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ठीक है, या एक्सपेंसेस भी कहा जाता है उनको, राइट। कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था इनका जो बेनिफिट होता है ये खाली एक साल में नहीं बल्कि आने वाले जो ईयर्स होते हैं उनमें भी इनका बेनिफिट मिल जाता है, राइट। तो इस ऑब्जेक्टिव को अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा है तो वो वाला लेक्चर देखकर वहाँ से आप वो कंसेप्ट समझकर आप फिर आराम से यहाँ पे आंसर बता सकते हो कि इनमें से कौन सा कैपिटल नेचर का है। कभी कभी कैपिटल एक्सपेंडिचर की एग्जाम्पल ये भी दी जाती है कि अगर आप एसेट पे, हम पर्टिकुलरली एसेट की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर एसेट से रिलेटेड होते हैं। एक एसेट पे अगर आप कोई खर्चा करते हो ना, कोई एक्सपेंस करते हो, फिर से बोल रही हूँ, अगर आप एक एसेट पे कोई खर्चा करते हो और उस खर्चे की वजह से उस एसेट की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो वो जो खर्चा आपने किया है ना वो कैपिटल नेचर का है। फिर से बता देती हूँ, अगर आप किसी एसेट पे, एसेट मीन्स कोई भी एसेट, शॉर्ट हो लॉन्ग हो व्हाटएवर, अगर आप किसी भी एसेट पे कोई खर्चा करते हो, ठीक है, एक एक्सपेंस करते हो, और उस खर्चे की वजह से अगर उस एसेट की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है, देन वो एक्सपेंस आपका कैपिटल नेचर का माना जाएगा। देखो एक्सपेंसेस दो तरीके से होते हैं एसेट्स पे। एक होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए, लाइक मेरी मशीनरी जो है ना, मैं इसको मेंटेन करने के लिए तेल डालती हूँ, ठीक है, या इसको सफाई वगैरह करती हूँ। मशीनरी जो कंपनी में यूज़ हो रही है, बिजनेस में यूज़ हो रही है, इसको मेंटेन करना ये चीज़ तो नॉर्मल है, ठीक है। क्योंकि अगर आप, मैं बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, टेलर के पास जो वो मशीन होती है ना जिससे वो कपड़े सिलता है, राइट, सिविंग मशीन जिसको हम बोलते हैं, वो उसमें रोज़ तेल वगैरह डालता है कि या उसकी सफाई वगैरह करता है, ठीक है, दैट इज़ द नॉर्मल थिंग, क्योंकि उस चीज़ को वो करना पड़ेगा, तभी तो आपकी मशीन जो है ना मेंटेन रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर वो उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करता है, लाइक जिससे उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, एंड बेस्ट एग्जाम्पल वो पता नहीं वो कुछ मोटर सा लगा देते हैं आजकल उसमें, और वो जो मशीन है वो बहुत तेज़ चलती है, तेज़ चलने की वजह से उसका जो काम है ना वो जल्दी जल्दी हो रहा है, यानी वो क्या बोलते हैं, स्टिचिंग वगैरह जो है ना वो जल्दी हो जाती है, तो मीन्स उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई उस एक्सपेंस की वजह से, तो दैट एक्सपेंस इज कैपिटल नेचर। ओके, होप सो ये समझ में आया होगा कैपिटल नेचर के एक्सपेंस क्या होता है। अब हम देखते हैं ऑप्शंस क्या है। ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कैपिटल नेचर का है। देखो आपने परचेजेस, आप सामान खरीद रहे हो, ठीक है, आपने गुड्स खरीदे और आपने उस पर कमीशन दिया, क्या ये कैपिटल नेचर का है? नहीं। अभी मैंने बोला था जो डेली खर्चों पे एक्सपेंसेस होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, तो ये तो परचेज तो मेरे बिजनेस में रोज़मर्रा का काम है, तो ये इस पे जो एक्सपेंसेस होंगे इज एन रेवेन्यू नेचर, तो ये तो नहीं आएगा। ओके,
कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स, भाई मशीनरी का कोई पार्ट टूट गया, आपने उसको रिपेयर करता है, क्या ये इसकी वजह से, इसको ठीक करने से क्या आपकी मशीनरी अच्छी चलेगी? नहीं, बल्कि आप तो वो और अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, राइट? तो ये भी नहीं आएगा। रेंट ऑफ फैक्ट्री में काम कर रहे हो, आप उस पर रेंट दे रहे हो, देखो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, फैक्ट्री में कर रहे हो प्रोडक्शन, तो आपको रेंट देनी पड़ेगी, ये तो नॉर्मल है, क्योंकि प्रोडक्शन एक दिन थोड़ी करनी है, हर दिन करनी है, हर रोज़ करनी है, तो रेंट तो हमेशा जाएगा पर मंथ, ठीक है? तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है? तो करेक्ट आंसर इज वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीनरी, इट इज़ योर कैपिटल नेचर। अब सिंपल सी एग्जाम्पल से समझिए, अगर आप मोबाइल फ़ोन खरीदते हो ना 10,000 रुपीज़ का, ओके, अब आपको ये घर ले जाना है, मार्केट से मैंने 10,000 का ख़रीदा। अब मैं जब घर पहुंची तो मैंने देखा कि मुझे गाड़ी की जो फेयर थी वो भी 100 देनी पड़ी, ठीक है, क्योंकि पर्पज़ जो था मोबाइल ख़रीदने का था, इसलिए मैं गई थी बाहर मार्केट। तो जब मैं घर में अपने हिसाब से देखती हूँ, मुझे तो शॉपकीपर ने 10,000 का दिया, लेकिन फिर मैं देखती हूँ नहीं यार 100 रुपीज़ का तो एक और खर्चा हो, तो मैं खुद को जब मैं बोलती हूँ मेरा मोबाइल जो है इतने का पड़ा, ठीक है? क्यों? क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा खर्चा लग गया यहाँ पे, राइट? तो जब आप कल किसी को बोलते हो, या अगर हम रिकॉर्ड करेंगे, अगर हम बिज़नेस की बात करेंगे, तो जब एक बिजनेसमैन इस चीज़ को रिकॉर्ड करेगा, क्या वो खाली 10,000 लिखेगा जब वो मोबाइल का परचेजिंग कॉस्ट लिखेगा? यानी जब वो बोलेगा मैंने मोबाइल कितने में ख़रीदा, ठीक है, अब उसको लिखना है ये चीज़, ठीक है, परचेज कितने में, क्या वो खाली 10,000 रुपीज़ लिखेगा? नहीं, वो लिखेगा 10,100, ओके? तो ये जो 100 रुपीज़ उस पर हुए थे खर्चे, इट इज़ योर कैपिटल नेचर, ओके, क्योंकि एसेट पे हुए हैं। सेम यहाँ पे भी, जब एक मशीनरी जो आपने नई लाई है, अभी यूज़ भी नहीं की है आप लोगों ने, आपने नई मशीनरी लाया, आपने बिजनेस में इसको यूज़ करने के लिए इंस्टॉल करवाया, तो उस पर वेजेस देनी पड़ी आपको, ठीक है? तो अगर आपको मैं कल बोलूँगी कि आपको ये मशीनरी कितने की पड़ी, आप तो एक तो इसका परचेजिंग कॉस्ट तो आप लगा ही दोगे उसमें, प्लस आप ये भी बोलोगे कि इस मशीनरी पे मुझे वेजेस भी देनी पड़ी थी 20,000 रुपीज़ की, तो मेरी मशीनरी इतने की रेडी हो गई है। तो आप जब कल इस मशीनरी को रिकॉर्ड करोगे अपने बुक्स में, देन ये जो मशीनरी है आप उस पर मान लो 50,000 नहीं, 50 + 20 ऐड करके, यानी 50, 60 एंड 70, ठीक है, 70,000 इसका कॉस्ट दिखाओगे, ओके? समझ आ रहा है? एंड आपको पता है, मैंने कहा कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो इस साल भी बेनिफिट देगा, और आपको पता है ये मशीनरी मुझे खाली इसी साल नहीं चलेगी, बल्कि फ्यूचर में भी बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी, तो ये जो खर्चा इस पे हुआ, इट्स योर कैपिटल नेचर। होप्स तो ये आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको कैपिटल नेचर समझा दूँ क्या होता है। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं रिपीट कर दूँगी आपको ये। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज बोथ जर्नल एंड लेजर। इनमें से कौन सी बुक ऐसी है जो जर्नल भी मानी जाती है, लेजर भी मानी जाती है? आपको पता है जर्नल जब हम बनाते हैं, मैंने आपको एक डिसएडवांटेज इसकी बोली थी, बल्कि बन जाती है, ठीक है, बहुत लंबी चलती है। तो फिर क्या किया गया, इन्होंने कहा नहीं, जर्नल को हम एक काम करते हैं, क्यों ना इसकी कुछ सब्सिडरी बुक्स निकाली जाए, मतलब कुछ हिस्सा जर्नल का अलग किया गया। जैसे अगर आप सेल्स करते हो, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट मतलब उधार पे लेना, ठीक है, उसकी एक अलग, उसके लिए अलग सी ट्रांजैक्शन, मतलब उसको अलग से रिकॉर्ड करो। इसी तरीके से अगर आप क्रेडिट परचेजेस करते हो, उससे अलग। इसी तरीके से इन्होंने बोला अगर आप कैश ट्रांजैक्शंस कोई करते हैं हम लोग, क्यों ना उसके लिए एक बुक ओपन की, एक सब्सिडरी बुक ओपन की, दैट्स योर कैश बुक। तो इन्होंने कैश बुक ओपन की। तो कैश बुक जब हम लोगों ने बना दी, इसमें हम लिखते हैं कैश ट्रांजैक्शंस, यानी जो भी ट्रांजैक्शन कैश में, फिर चाहे वो सेल्स हो, ठीक है, फिर मशीनरी खरीदी हो, ठीक है, या पेमेंट कोई हो चुकी हो, मतलब कैश होना चाहिए, या तो रिसीव हुआ हो या तो पेमेंट। तो एक बुक ओपन हम लोग करते हैं, या एक अकाउंट हम लोग ओपन कर, जिसको हम बोलते हैं कैश अकाउंट। एंड कैश अकाउंट, देखो सबसे पहले हम जर्नल बनाते हैं, जर्नल में ही सबसे पहले रिकॉर्डिंग होती थी, राइट? लेकिन जब अब आपने जब जर्नल का एक हिस्सा अलग निकाल दिया और आपने बोला कि जितनी भी कैश ट्रांजैक्शन होगी वो कैश अकाउंट या कैश बुक में हम लोग लिखेंगे, तो क्या ये जर्नल का एक फीचर इसके साथ मिल नहीं रहा है? क्या ये मैच नहीं कर रहा है एक फीचर जर्नल का, दैट इज के ओरिजिनल एंट्री? या सबसे पहले मैंने आपको बोला था जर्नल उस बुक को कहा जाता है जिसमें सबसे पहले एंट्री की जाती है। तो कैश बुक में भी तो आप सबसे पहले वो एंट्रीज करोगे ना जो कैश में हुई होगी, क्योंकि इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ जर्नल। आपने कहा कि जर्नल से ही अलग निकाल दो और एक अलग सी बुक बना दो कैश बुक, और उसमें वो ट्रांजैक्शंस लिख दो जिसमें सारी कैश ट्रांजैक्शंस आएगी। तो सबसे पहले जो रिकॉर्डिंग होगी कैश बुक में ही होगी, कैश के रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होगी सबसे पहले जो रिकॉर्डिंग होगी कैश बुक में ही होगी। तो कैश बुक इज योर ऑटोमेटिकली जर्नल का एक फीचर इसके साथ मिल गया, तो इट इज योर जर्नल। लेजर, उसके बाद मैंने बोला था कि आप लेजर बनाते हो, जर्नल से आप क्या करते हो, एक अकाउंट बनाते हो, ठीक है। तो जो अब आपने अकाउंट तो पहले ही बना दिया इसी में, राइट? देखो आपने इस टाइप से यहाँ पे कैश बुक ओपन की, ठीक है,
यहाँ से आपने सारी रिसेप्ट जो भी थे कैश रिसेप्ट वो रिकॉर्ड किए, यहाँ से पेमेंट्स रिकॉर्ड की, ठीक है। अब लेजर क्यों कहा जाता है, सॉरी जर्नल क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन होती है वो सबसे पहले आप इसी पे रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नल, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे रिकॉर्ड, तो जर्नल का लेजर तो आपको पता ही है, लेजर इज ऑल्सो अ बुक। लेजर में हम क्या करते हैं, एक सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं, तो यहाँ पे भी तो आपने एक सेपरेट अकाउंट ओपन कर दिया ना, किसका, कैश अकाउंट का, तो ये भी लेजर भी तो है, तो मीन्स इसका जो परफेक्ट आंसर है दैट इज कैश बुक। कैश बुक जो है ना इट्स ऑल्सो योर लेजर एंड जर्नल, दोनों के पर्पज एक ही अकाउंट आपको मतलब प्रोवाइड करता है, ठीक है, दैट इज योर कैश बुक। यानी जब आप कैश बुक बनाते हो ना, वो जर्नल भी खुद ही होती है, वो लेजर भी खुद ही होती है। जर्नल इसलिए होती है क्योंकि सबसे पहले कैश ट्रांजेक्शन उसी में लिखी जाती है, और लेजर इसलिए होता है क्योंकि वो आपका कैश अकाउंट जो आप बनाते हो ना, अब आप कैश अकाउंट नहीं बनाते उसके बाद, क्योंकि आपकी कैश बुक आपका कैश अकाउंट ही होता है। ओके, समझ आ रही है। एंड नेक्स्ट एक और चीज़ इसी में बता देती हूँ, कैश अकाउंट में आप हमेशा याद रखिएगा, हमेशा आपका ये वाला साइड यानी जिसको हम बोलते हैं ना डेबिट साइड, ये वाला साइड बड़ा होता है, डेबिट साइड, कभी भी क्रेडिट साइड। ये भी बहुत बार ऑब्जेक्टिव आ चुका है कि कौन सी बुक ऐसे जिसका हमेशा डेबिट साइड बड़ा होता है, तो याद रखिएगा कैश बुक ही। यानी एक बंदा जो है ना, अगर उसके जेब में 100 रुपीज़ है, मैं खाली कैश की बात कर रही हूँ, ये नहीं कि बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, वो तो अलग सी बात है। मैं बोल रही हूँ अगर आपकी जेब में फिलहाल 100 रुपीज़ है, तो आप मुझे बताओ कि आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंस करोगे, 100 ही करोगे ना, तो आपका हमेशा पेमेंट साइड ही बड़ा होगा, कभी भी आपका एक्सपेंस साइड बड़ा नहीं होगा, क्योंकि जितनी आपके पास रिसेप्ट्स होंगे उतना ही आप खर्चा करोगे। तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कैश बुक है। सेल्स बुक, सेल्स डे बुक नहीं है, क्योंकि इसके बाद आपको सेल्स अकाउंट बनानी पड़ती है। मैंने आपको अभी बोला था सेल्स डे बुक, इसमें खाली क्रेडिट सेल्स लिखी जाती है, तो कैश सेल्स कहाँ पे रखोगे, इसका मतलब आपको सेल्स अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा। बिल्स रिसीवेबल बुक, खाली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है, जो कैश में हुई तो मींस इसके बाद आपको डेटर्स का या बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट ओपन करना। और जर्नल प्रॉपर मतलब होता है, जर्नल प्रॉपर का मतलब होता है कि जिन ट्रांजैक्शंस के लिए आपने सब्सिडरी बुक ओपन नहीं की उनको फिर जर्नल में डाल दो, ठीक है। जिन ट्रांजैक्शंस के लिए आपने सब्सिडरी बुक ओपन नहीं की उनके लिए क्या करते हो, फिर आप जर्नल ओपन करते हो, उसको हम बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशन, ये मैंने ऑब्जेक्टिव पार्ट से भी आपको समझाया था। इनमें से कौन सा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, कौन सा नहीं है। देखो गोइंग कंसर्न है, कंसिस्टेंसी है, एक्रूवल है, तो आपका ऑप्शन है बिजनेस एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, थोड़ा सा आगे चलेंगे। वेरिफिकेशन रेफर्स टू, वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, एग्जामिनेशन ऑफ जर्नल एंड लेजर, examination of vouchers related to assets, examining the physical existence and valuation of assets, calculation of value of assets, ठीक है। verification refers to, verification का मतलब क्या होता है, वेरिफिकेशन रेफर्स टू, ठीक है। तो वेरिफिकेशन में क्या क्या आता है, एग्जामिनेशन ऑफ जर्नल एंड लेजर, एग्जामिनेशन ऑफ वोचर्स रिलेटेड टू एसेट्स, एग्जामिन द फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड कैलकुलेशन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज थर्ड, फिजिकल एग्जिस्टेंस प्लस वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स की जाती है, ठीक है। देखो आप वैल्यूएशन का मतलब होता है किसी एसेट की वैल्यू पता करना कि ये कितने की है। फिजिकल एग्जिस्टेंस आपको समझ ही आ रहा है, एग्जामिन द फिजिकल एग्जिस्टेंस। अगर आपने बुक में कोई एसेट रिकॉर्ड की है इस वैल्यू पे, आपने मशीनरी दिखाई है, मेरी मशीनरी जो है 1 लाख की है, लेकिन आपको फिजिकली भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पास सच में ये मशीनरी है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें दोनों आता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस भी चेक करते हैं हम लोग प्लस वैल्यूएशन भी। ओके, तो वेरिफिकेशन का आपका जो ऑप्शन है दैट इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे इतना शोर है। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस। आपका ट्रायल बैलेंस आपका कौन सा एरर नहीं दिखाता, ठीक है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, लेजर के बाद बोला था मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ये सिंपली आप इसलिए बनाते हो आप लोग क्योंकि आप देखना चाहते हो कि जितने भी अकाउंट्स आप लोगों ने बनाए क्या ये ठीक है, ठीक है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए कि आपके डेबिट्स आपके क्रेडिट्स के बराबर है कि नहीं, ये चीज़ चेक करने के लिए आप क्या बनाते हो, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। सिंपली अगर ये ट्रायल बैलेंस आपको लोकेट
क्रिएट करके देता है कुछ एरर्स को, लेकिन ट्रायल बैलेंस की भी अपनी कुछ लिमिटेशन है। कुछ एरर्स ऐसे होते हैं, कुछ गलतियां ऐसी होती है जो ट्रायल बैलेंस भी नहीं बता पाता हमें, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि इनमें से वो कौन सा एरर है जो नहीं बता पाता आपका ट्रायल बैलेंस, ओके। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल, हाँ जी, नहीं बता पाता। एरर ऑफ ओमिशन एरर, तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज ऑल ऑफ द अबो, ये तीनों एरर नहीं बता पाता, ठीक है। मैंने आपको बोला ट्रायल बैलेंस सिंपली क्या बोलता है, ये आपको अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करके देता है। मीन्स आपके डेबिट्स एंड क्रेडिट्स इक्वल है कि नहीं। अगर ये बराबर नहीं आएंगे ना, मीन्स कहीं पे गलती हुई है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना, हमारा डेबिट जो होता है वो क्रेडिट के बराबर आता है, लेकिन स्टिल कुछ गलतियां हुई होती है हमसे जो ट्रायल बैलेंस नहीं बता पाता। तो ट्रायल बैलेंस ऐसे कौन से एरर्स नहीं बता पाता है हमें, तो वो ये तीनों के तीनों है। आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल भी नहीं बता पाता, एरर ऑफ ओमिशन भी नहीं बता पाता, एंड कंपनसेटिंग एरर भी नहीं बता पाता। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब होता है जो चीज़ मुझे डेबिट करनी थी उसको मैंने क्रेडिट कर दी, और जो चीज़ क्रेडिट करनी थी उसको मैंने डेबिट कर दी। देखो हमने पढ़ा था डबल एंट्री सिस्टम में रूल की दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करने हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट। यहाँ पे मैं रिकॉर्ड तो दोनों चीज़ों को कर रही हूँ, लेकिन गलत तरीके से कर रही हूँ। जो डेबिट करनी थी वो क्रेडिट कर दी, जो क्रेडिट करनी थी वो डेबिट कर दी, लेकिन रिकॉर्ड तो दोनों के दोनों हुए ना। तो ये चीज़ ट्रायल बैलेंस नहीं बता पाएगा। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है अगर आप एक ट्रांजेक्शन को पूरी तरीके से लिखना भूल जाते हो, मीन्स ना तो आपने उसका डेबिट लिख दिया ना तो क्रेडिट लिख दिया, तो कॉमन सेंस है उस पर तो कोई, देखो मैंने मशीनरी खरीदी, अब मैं बिल्कुल ही लिखना भूल गई इस चीज़ को, क्या ट्रायल बैलेंस आपको ये चीज़ बता पाएगा? नहीं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो सिंपली बताता है डेबिट क्रेडिट बराबर है कि नहीं। बट जब मैंने ट्रांजैक्शन ही नहीं लिखी है, मैंने ना तो डेबिट उसका लिखा है ना तो क्रेडिट उसका लिखा है, ये तो कहीं किसी पे रिकॉर्ड ही नहीं हुए, तो ये नहीं बता पाता। कंपनसेटिंग एरर होता है एक एरर की वजह से दूसरे एरर को कंपनसेशन करना, कंपनसेट करना, ठीक है। मतलब गलती इस तरीके से हुई होती है कि दूसरी गलती की वजह से वो एक और गलती ठीक हो जाती है, तो ये भी नहीं बता पाता। तो आपका जो ऑप्शन है that is all of the above, okay। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम इंक्लूड्स, डबल एंट्री सिस्टम में कौन सी अकाउंटिंग आती है हमारी, ठीक है। एक्रूअल अकाउंटिंग ओनली, कैश अकाउंटिंग ओनली, बोथ कैश। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी, एक्रूअल। डबल एंट्री सिस्टम हमें बोलता है कि दोनों रिकॉर्ड, दोनों एस्पेक्ट, लेकिन ये नहीं बोलता है कि खाली एक्रूअल। नहीं, कैश ट्रांजैक्शन अगर हुई हो तो कैश अकाउंटिंग, मतलब कैश में ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसको भी रिकॉर्ड कर दो। मीन इसमें दोनों आएंगे, चाहे एक्रूअल हो चाहे कैश हो, दोनों की दोनों रिकॉर्ड की जाती है डबल एंट्री सिस्टम में, ठीक है। एक्रूअल एंड कैश मैंने आपको डिटेलर समझाया है ऑलरेडी, तो आप वो लेक्चर चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज डबल, अच्छा ये यही दोबारा से आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन इज रिटन एट द एंड ऑफ द जर्नल इज नोन एज जर्नल एंट्री। तो आपको पता है, जिन बच्चों ने अकाउंटिंग पढ़ी होगी उनको पता है कि जब हम एड जर्नल करते हैं, जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे मैंने लिखा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, ठीक है, तो ये हो गई जर्नल एंट्री, ठीक है। फिर जब हम ये लिखते हैं तो इसके ब्रैकेट में फिर एक नरेशन लिखी जाती है, बीइंग मशीनरी परचेज। मतलब नरेशन क्या होते हैं, सिंपली लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन होती है इस ट्रांजैक्शन के रिलेटेड कि आपने क्या किया है। तो यही बोल रहा है कि जो आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देते हो ना ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड एट द एंड ऑफ द जर्नल एंट्री, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको नरेशन कहा जाता है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, उसको हम नरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज इज सर्व्ड फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस को कौन सा मतलब जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो उसको बनाने की वजह से आपको आपका कौन सा पर्पस यहाँ पे फुलफिल होता है, ठीक है। यानी ट्रायल बैलेंस आपको क्या बेनिफिट्स देता है, किस वजह से आप ट्रायल बैलेंस बताते हो, कौन सा पर्पस इस सर्व करता है। अभी मैंने बोला था टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, हाँ ये तो आएगा ही। टू एसरटेन द बैलेंस ऑफ एनी लेजर अकाउंट, टू फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स promptly, all of the above. To ascertain the balance of any ledger account, to facilitate which of the following purpose is served from the preparation of trial balance, which of the following purpose is to check the arithmetical accuracy to record the, इसको मेरे हिसाब से all of the above आएगा, क्योंकि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी तो उसमें पर्पस हमारा होता ही है, साथ में हम बैलेंस और प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स भी इसी की वजह से बेस बनती हैं। हाँ जी, तो मैं क्या समझा रही थी मैं आपको, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज इज सर्व्ड फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसको ऑल ऑफ द अबव आएगा, ठीक है, तो इसको ऑल ऑफ द अबव आएगा। देखो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हम चेक तो करते ही हैं, ये तो लेकिन ये बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट भी देखता है, क्योंकि जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो ना, तो आप कैसे बनाते हो ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस जब बनता है ना, तो जो लेजर बैलेंस होती है ना, यानी जब आप लेजर अकाउंट बनाते हो उनकी जो लास्ट में बैलेंस होती है ना, वही उठाई जाती है, ठीक है, उन्हीं से प्रिपेयर किया जाता है ट्रायल बैलेंस। और आपको पता है ट्रायल बैलेंस के बाद ही बनता है आपका फाइनल अकाउंट, क्योंकि इसी के बेस पे हम फिर फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है डी आएगा, ऑल ऑफ द अबव।
What is the amount of purchase when opening stock is rupees 10,000, closing stock is rupees 8,000, sales और 1,10,000, cost of goods sold is rupees 80,000? ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताने हैं परचेज कितनी है। ठीक है, तो सिंपली मानो इट इज़ लाइक जस्ट लाइक क्या हम बोलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो यहाँ आपका। ठीक है, प्रैक्टिकल लिटिल बिट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है यहाँ पे परचेजेस बताने हैं। तो बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है आपके लिए है दैट इज़ कि आप एक स्टेटमेंट बना दो। ठीक है, आप फॉर्मूला से भी कर सकते हो, आप स्टेटमेंट में। तो मेरे हिसाब से मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगी। ठीक है, उससे आपको भी प्रिपेयर हो जाएगी। ट्रेडिंग अकाउंट मुझे पता है ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स यहाँ से आती है, तो यहाँ पे आएगा 1,10,000। ओके, क्योंकि सेल्स इज 1,10,000। और मुझे पता है ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ से स्टार्ट जब हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक आता है, कितना है आपका ओपनिंग स्टॉक 10,000। ओके, और मुझे पता है यहाँ से सेल्स में ट्रेडिंग अकाउंट में ही लास्ट पे आता है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना है 8,000 रुपीज़। ओके, नाउ मुझे पता है ओपनिंग स्टॉक के बाद हम लोग लिखते हैं परचेजेस, और परचेजेस के बाद मेरे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला था कि जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है वो आपको क्या देता है, ग्रॉस प्रॉफिट देता है निकाल के, राइट। तो परचेजेस निकालने के लिए आपके पास पहले पता होना चाहिए आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। ठीक है, देखिए मैं आपको फिर से स्टेटमेंट यहाँ पे अच्छे से बना के देती हूँ। मैंने कहा आप फॉर्मूला से भी कर सकते हो, आप स्टेटमेंट से भी कर सकते हो, जो चीज़ आपको ठीक लग रही है आप उससे कीजिए। ठीक है, इस तरीके से मैंने कहा यहाँ से मैं सेल्स लिखूंगी, ट्रेडिंग अकाउंट है ये मेरा। ठीक है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर सेल्स मेरे कितने हैं 1,10,000। क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ से ही आता है, तो कितना है 8,000 रुपीज़। ओके, यहाँ से मेरा ओपनिंग स्टॉक आता है 10,000, यहाँ से मेरा आता है परचेजेस, उसके बाद देन ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और कोई अगर डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो वो भी ग्रॉस प्रॉफिट भी। अब ना तो मेरे पास यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट है, ना तो मेरे पास क्योंकि परचेजेस तो मुझे निकालने हैं, तो लेकिन परचेज निकालने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आपको मैं फॉर्मूला बता देती हूँ, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो दोनों चीज़ें देखे हैं, देखो सेल्स भी देखे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी देखे। तो 1,10,000 माइनस आप अगर आप करते हैं रुपीज़ 80,000, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, दैट इज 30,000। ठीक है, तो मीन्स मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया 30,000। नाउ अब आप आराम से बता सकते हो आपके परचेज कितने। तो कितनी है आपकी परचेज 1,10,000। ठीक है, प्लस 8,000 रुपीज़। ठीक है, माइनस 10,000 रुपीज़ माइनस 30,000 एंड द करेक्ट आंसर इज़ 78,000। तो मेरे हिसाब से, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ये आंसर आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले सेल्स माइनस COG कर दिया इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बराबर होता है, ग्रॉस प्रॉफिट के बराबर होता है। ठीक है, और फिर मैंने इसको फॉर्मेट के थ्रू कर दिया। ओके, फॉर्मेट के थ्रू भी आप कर सकते हो, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ना वो इसी के बराबर होता है। कोई नहीं, आप ये जो मैंने फॉर्मेट बोला था ये भी याद रखिए, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा, ये परफेक्ट आता है। ठीक है, बट याद रखिएगा कभी कभी हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं डाले गए। जैसे मैंने अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में समझा डायरेक्ट वेजेस हो सकती है, राइट। इसी तरीके से कभी कभी कुछ और भी हो सकता है डायरेक्ट एक्सपेंस में जो वहाँ से दे के होगा। ठीक है, तो उन चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा। इस क्वेश्चन में नहीं था, तो इस क्वेश्चन में ये आंसर आ रहा है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। If a fixed amount is withdrawn on the first day of every month of a calendar year by a partner in the partnership, then for what period the interest on total amount are calculated। देखो जिन बच्चों ने पार्टनरशिप के रिलेटेड पढ़ा उनको पता होगा कि अगर एक पार्टनर विड्रॉ करता है ड्रॉइंग्स, ठीक है, अपनी पार्टनरशिप से अमाउंट लेता है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, मैंने हर मंथ में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जनवरी स्टार्ट, क्योंकि कैलेंडर ईयर की बात हो रही है तो जनवरी स्टार्ट होगा, 1 जनवरी जैसे स्टार्ट हुआ मैंने 10,000 रुपीज़ निकाल दिए। ठीक है, इसी तरीके से मैंने फिर क्या आता है 1 जनवरी के बाद जनवरी फेब, तो मैंने फिर से इस तरीके मार्च, तो हर मंथ में निकाली जा रही है और फिक्स्ड अमाउंट निकाला जा रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है कि मुझे बताओ कि ड्राइंग्स का जो देन व्हाट पीरियड द इंटरेस्ट कितने टाइम के लिए आप इस पे चार्ज करोगे। यहाँ पे आपको सिंपली ये बोला जा रहा है कि टाइम पीरियड बता दीजिए कि आप कितने टाइम तक इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, कितना टाइम लेना है यहाँ पे, तो आपको सिंपल सी फॉर्मूला बताई थी, आपको करना होता है 12 + 1 / 2, तो ये आपको आ जाएगा दैट इज़ 12 + 1 / 2, तो कितना आएगा दैट इज़ 6.5, तो 6.5 इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
सिंपल सी फार्मूला मैंने बता दिया, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये तब होता है जब फर्स्ट डे ऑफ द मंथ होगा, ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ एंड फिक्स्ड अमाउंट। यानी अगर आपको ड्राइंग्स का पीरियड कैलकुलेट करना होगा कि कितने टाइम तक आप इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो, कितने टाइम पीरियड तक इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी होगी। पहले तो ये फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए, दूसरा फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ होना चाहिए, तब ये जाके ये वाली फार्मूला लगती है 10+1। अब अगर ऐसा होगा ना कि ऑन द लास्ट डे लिखा होगा, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो ये जो यहाँ पे प्लस आपने किया था ना, माइनस करना पड़ेगा, 12 - 1, ठीक है, अगर लास्ट होगा। अगर फर्स्ट होगा तो +1, बाकी 2 डिवाइड पता ही है, ठीक है। अगर लास्ट होगा तो 12 + -1, ओके। अगर मिडल होगा तो देन 6 सीधे लेते हैं हम लोग, ओके। मिडल ऑफ द मंथ अगर होगा तो 6 लिया जाता है टाइम पीरियड, ओके। तीनों केसेस बता दिए। पहले मतलब अगर फर्स्ट डे होगा देन यू हैव टू डू 12 + 1, लेकिन अगर लास्ट डे ऑफ द मंथ होगा 12 - 1, तो अगर मिडल ऑफ द मंथ तो 6 लीजिएगा, ठीक है, 6/12, ओके। यहाँ पे कितना आ रहा है 6.5, तो 6.5 डिवाइडेड बाई 12, दिस इज़ योर टाइम पीरियड, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। At the end of the year 1718, prepaid insurance premium of 7,500 appear in trial balance. It will be shown on. आपको पता है प्रीपेड इंश्योरेंस आपका प्रीपेड लगा है आगे, समझाया था मैंने। इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट एंड एडवांस है। प्रीपेड मतलब पहले ही किसी चीज़ को देना, तो ये कोई एसेट बन जाती है। देन तो ये कहाँ पे आएगी, बैलेंस शीट, ठीक है, ओनली शोन इन अ बैलेंस शीट। At the end of the year 1718, prepaid insurance, it will be shown only in balance sheet, okay, balance sheet में ये आती है। Next, पिट्टी या पेटी बोलिए, पेटी कैश बुक हैज़ अ बैलेंस ऑफ 500, दिस रिप्रेजेंट्स, तो सीधी सी बात है आपकी कैश बुक में 500 बैलेंस शो कर रहा है, मीन्स आपके पास 500 रुपीज़ है, तो कैश है ना, तो 500 रुपीज़ क्या है, एसेट है आपके लिए। पीटी का मतलब होता है स्मॉल कैश बुक, ठीक है। बिजनेस में जो छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस होती है ना, उनके लिए एक अलग सी बुक खोली जाती है। अभी मैंने समझाया था कैश बुक ओपन की जाती है। कैश बुक के अलावा एक और बुक ओपन होती है, दैट इज कॉल्ड पिट्टी कैश बुक। इसमें वो, या पैटी कैश बुक बोलिए आप, इसमें वो ट्रांजैक्शंस ऑफ जो छोटी छोटी, जैसे स्टैम्प खरीदना, पेन खरीदना, पेपर वगैरह लाना बिजनेस में, तो ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं। इन नॉर्मल एक्सपेंसेस के लिए या ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए एक बुक ओपन की, जिसको हम बोलते हैं पैटी। है तो कैश बुक ही, लेकिन पैटी कहा जाता है। पिट्टी बोलिए, पैटी बोलिए, जो भी आपकी प्रोनाउंसिएशन हो, ठीक है। तो इट्स अ एसेट, क्योंकि कैश बैलेंस अगर ऐसा भी लिखा होता, ये नहीं लिखा होता, तो सिंपली लिखा होता है पिटी कैश बुक हैज अ बैलेंस, दिस रिप्रेजेंट्स, तो ये एसेट ही होती है आपकी। कैश पेमेंट्स और रिकॉर्डेड ऑन द डैश ऑफ द कैश बुक, एक सेकेंड। कैश पेमेंट्स और रिकॉर्डेड ऑन द डैश ऑफ द कैश बुक, तो बोला जा रहा है कि कैश पेमेंट्स, अगर आप पेमेंट करते हो तो किस साइड से आप रिकॉर्ड करते हो इनको कैश बुक में। अभी समझाया था कैश बुक जब बनाते हैं तो यहाँ से इनकम्स यानी रिसिप्ट्स लिखे जाते हैं, यहाँ से पेमेंट्स, तो ये आपका डेबिट हो गया आपका, तो देन कहाँ से होती है, क्रेडिट साइड, ठीक है, तो क्रेडिट साइड। तो ये थे कुछ MCQs, 15 तक हमने कर लिए फ़िलहाल, ठीक है। तो नेक्स्ट 15 में दूसरे वीडियो में लेके आऊँगी, अदरवाइज़ आपका वीडियो जो है बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये थोड़ी सी ये मतलब ये जो मैंने यहाँ पे MCQs डिस्कस आपके साथ किया, आपको थोड़ा सा भी आपको हेल्प कर रहे हैं या आपको हेल्पफुल लगे, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारी जो टेलीग्राम चैनल उसको भी ज्वाइन कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।